हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम बात करते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की। यूपी टीजीटी पीजीटी या यूपी हायर या फिर जितने भी एग्ज़ाम आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे, किसी भी राज्य का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ हो या नेट का जो आप पेपर दे रहे हैं वो हुआ हो, सबसे बेहतरीन और सबसे बिंदास अगर कोई पेपर रहा है हमारी समझ के मुताबिक आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम था वो बहुत ही शानदार था, पूर्णतः अवधारणात्मक पेपर था। चलिए आज हम उसी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। उसमें किस तरीके के सवाल थे, आइए आज हम उनको ही हल कर लेते हैं। तो लीजिए, पहला सवाल आपके पास ये रहा। निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। आपके सामने चार हमारे कवि हैं, उनके सामने उनकी रचनाएं हैं, संगत विकल्प के साथ उनको जोड़ना है कौन से कवि की कौन सी रचना है। ठीक है, ऋतुराज सबसे पहले नाम है। ऋतुराज नाम देखते ही हमें ध्यान में आ रहा है एक मरण धर्मा और अन्य, ये इनकी रचना है। ऋतुराज की जो रचना है इसमें एक मरण धर्मा और अन्य, ये साफ हमें दिखाई दे रही है। दूसरे हैं रामदेव आचार्य। रामदेव आचार्य ने लिखी थी रेगिस्तान से महासागर तक। रेगिस्तान से महासागर तक ये रचना जो है वो रामदेव आचार्य की है। ठीक है। हरीश बाधानी की जो रचना है वो है रोटी नाम सत है। रोटी नाम सत है, ये हरीश बाधानी की रचना है। नंद चतुर्वेदी यह समय मामूली नहीं। नंद चतुर्वेदी की रचना है यह समय मामूली नहीं। बेहतरीन कविता है ये, यह समय मामूली नहीं, नंद चतुर्वेदी की। ठीक है, तो ये चारों विकल्प हमने संगत कर दिए हैं। अब ऑप्शन के मुताबिक अगर आपको छांटना हो तो ये देख लीजिए। ऋतुराज की सबसे पहले हमने बताई एक मरण धर्मा और अन्य, यानी कि विकल्प नंबर 3, और विकल्प नंबर 3 यहाँ से 2 में आ रहा है। तो 2 में आ रहा है तो फिर एक रचना और हमें देख लेनी पड़ेगी। तो एक और देख लीजिए, यह समय मामूली नहीं, ये नंद चतुर्वेदी की रचना है। नंद चतुर्वेदी की रचना है सबसे पहले वाली। तो ये चौथा विकल्प जो है 3 4 2 1, ये वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कवि और कविता। एक बार फिर से सवाल आपके सामने सुमेलित उनको करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इस यात्रा में ये रचना किसकी है? इस यात्रा में ये लीलाधर जगुड़ी की रचना है। किसकी रचना है? लीलाधर जुगुड़ी की रचना है। तो सवाल नंबर 1 ये बन गया। अपनी केवल धार ये अरुण कमल की रचना है। अपनी केवल धार। दुनिया रोजमंती एकमात्र काव्य संग्रह किसका? आलोक धनवा का। और हवाएं चुप नहीं रहती, ये किसका बच गया? ये वेणुगोपाल का बच गया। तो हवाएं चुप नहीं रहती ये वेणुगोपाल का, यानी चौथे का 1 नंबर है। चौथे का 1 नंबर केवल इसमें है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो इस यात्रा में किसकी है? इस यात्रा में लीलाधर जगुड़ी की रचना है। अपनी केवल धार अरुण कमल की रचना है। दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा, और हवाएं चुप नहीं रहती वेणुगोपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सवाल नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। बेहतरीन सवाल हैं, एक से बढ़कर के एक। सुमेलित फिर से करना है आपको। हजार बाहों वाली, तो ये आप परिचित होंगे इनसे। बाबा नागार्जुन की ये कविता है हजार बाहों वाली, ये तो आपका सही हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ तो विकल्प नंबर 3 बन गया। दूसरा, चुका भी नहीं हूँ मैं, ये रचना हमारे एकमात्र शानदार बिंब को दर्शाने वाले जो कवि हैं हमारे शमशेर बहादुर सिंह, हमारे पसंदीदा कवियों में से एक शमशेर बहादुर सिंह की ये रचना है चुका भी नहीं हूँ मैं। इनको इस रचना पर पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। रात अब भी मौजूद है, तो रात अब भी मौजूद है ये लीलाधर जगुड़ी की रचना थी। और भूरी भूरी खाकधूल, ये हमारे मुक्तिबोध साहब हैं, तो गजानन माधव मुक्तिबोध ये आ जाएंगे भूरी भूरी खाकधूल में। तो ये आ गए हैं यहाँ, ऑप्शन बन गए। हजार बाहों वाली नंबर 3 नागार्जुन, चुका भी नहीं हूँ मैं शमशेर बहादुर सिंह नंबर 1, रात अब भी मौजूद है ये हमारे लीलाधर जगुड़ी 4, और भूरी भूरी खाकधूल नंबर 2 मुक्तिबोध। 3 1 4 2 अगर किसी विकल्प में आपको दिख रहा है तो उसको चुन लीजिए। 3 1 4 2 ये विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। ब जो है आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 4, श्याम नारायण पांडे के बारे में कथन है। श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? बड़े ध्यान से समझिएगा। श्याम नारायण पांडे के बारे में अगर आपको जानकारी है तब आप ये सवाल कर पाएंगे, अन्यथा ये सवाल आपके लिए पेचीदा हो जाएगा। तो देख लेते हैं उनके बारे में क्या क्या जानकारियां हमारे पास हैं। श्याम नारायण पांडे
इनके बारे में, उनके संस्कार जो हैं द्विवेदी युग के थे, बात सही है। दृष्टिकोण उनका उपयोगितावादी था, ये बात भी सही है। और उनका भाव विस्तार जो है वो मर्यादावादी था, ये भी सही है। तो ये कथन तो हो गया सही, ठीक है। इनके संसार द्विवेदी युगीन, दृष्टिकोण उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी हैं, ठीक है। नंबर 2 बात, उन्होंने आधुनिक युग में वीररस काव्य परंपरा की जो को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया था, ये कथन भी एकदम सही है। आधुनिक युग में खड़ी बोली में उन्होंने वीर काव्य की परंपरा को प्रतिष्ठित किया था, ठीक है। नेक्स्ट, जौहर इनका एक महाकाव्य है और जौहर राजस्थान के इतिहास में लोमहर्षक आत्म बलिदान पर आधारित महाकाव्य है, ये कथन भी एकदम सही है। अब अगला कथन है कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक खंड काव्य है। जी हाँ, ये हल्दी घाटी बात तो सही है। महाराणा प्रताप और अकबर का जो युद्ध हुआ था, ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उसके बीच में आधारित है ये रचना, उनकी युद्ध पर आधारित है, लेकिन ये खंड काव्य नहीं है, ये महाकाव्य है। कौन सा काव्य है? महाकाव्य। देखिए कितना पेचीदा सवाल बना करके डाला है। ये खंड काव्य नहीं है, महाकाव्य है। और इसमें कितने सर्ग हैं ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो सवाल अच्छा लगा होगा। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 5, महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? यामा दरअसल संकलन जो है वो निहार, रश्मि और संध्या-गीत, इन तीनों का संकलन रहा है। यामा के ठीक 2 साल बाद दीपशिखा की प्रकाशन होता है। दीपशिखा जो है वो इसमें नहीं है, दीपशिखा इसके 2 साल बाद जो रचना है वो आती है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। मैंने कहा था आपको शुरुआत में ही सारे सवाल आपको अवधारणात्मक मिलेंगे, ऐसा पेपर आपने आज से पहले कहीं नहीं देखा होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वे साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे, ये बात तो एकदम बिल्कुल सही है। साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। चलिए अगले कथन की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की, ये बात भी सही है। तदीय समाज की स्थापना उन्होंने की थी वैष्णव धर्म के लिए। उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था, ये भी सही है। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने गद्य पद्य साहित्य लिखा है तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही लिखा है। ढेर सारी नाटक लिख दिए, ढेर सारी रचनाएं उन्होंने लिखी, पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। अनुपम साहित्य इनका हमारे सामने बिखरा पड़ा है। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया, ये बात गलत है। पूर्णतः उपेक्षा किसी भी चीज़ की नहीं की जा सकती और पूर्णतः अंगीकार नई उद्भावनाओं का करना ये इतना संभव नहीं है। तो ये सवाल, ये कथन जो है ये तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने पुरानी बातें भी देखी और नई बातें भी देखी और दोनों के साथ उन्होंने सामंजस्य बैठाया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ब्रज भाषा जो लिखते रहे थे और इसमें अगर मैं बताऊँ खड़ी बोली के साथ ब्रज भाषा सभी में उन्होंने लिखा है। पद्य उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा, गद्य उन्होंने खड़ी बोली में लिखा, तो सबके साथ समन्वय करके उन्होंने काम किया, किसी की भी पूर्णतः उपेक्षा उन्होंने नहीं की। सवाल नंबर 7 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 7 ये रहा, प्रकाशन स्थान की दृष्टि से असंगत विकल्प आपको चुनना है। भारत मित्र जो पत्रिका है वो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, बिल्कुल सही है। हिंदी प्रदीप ये प्रयाग से प्रकाशित होती थी, ये भी आपका सही है। उद्दंत मार्तंड ये भी कोलकाता से प्रकाशित होता था, ये भी सही है। कवि वचन सुधा ये प्रयाग से नहीं होती थी, ये बनारस से होती थी, काशी से होती थी। 1868 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था काशी से। कहाँ से? काशी से। तो ये काशी से प्रकाशित होती थी कवि वचन सुधा, ना कि प्रयाग से। तो यहाँ थोड़ी सी त्रुटि आपका सवाल जो है गलत करवा सकती है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो बड़े सतर्कता के साथ एक एक सवाल की तरफ बढ़ते रहिए। सवाल नंबर 8 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 8 है, उपन्यास और उनके रचनाकारों को मिलाना है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर तुक्का मारेंगे, तुकांत प्रवृत्ति पर आप आरपीएससी का पेपर देने जाएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। पूर्णतः जानकारी आपको होनी चाहिए। अभी तक जो पेपर हुए हैं, आपने अभी तक जो सवाल देखे हैं, उनसे आपको अंदाजा आ ही गया होगा। पूर्णतः जानकारी आपकी होनी चाहिए। औपन्यासिक कृतियों का रचनाकारों से मिलान आपको करना है। तो कुरु कुरु स्वाहा ये जो उपन्यास है ये किसका है? तो कुरु कुरु स्वाहा आपको पता है ये उपन्यास किसका है? ये उपन्यास मनोहर श्याम जोशी का है। किसका है? मनोहर श्याम जोशी का। प्रकाशन वर्ष आप कमेंट करके बताइएगा।
मछली मरी हुई ये उपन्यास जो है ये राजकमल चौधरी का है। ठीक है। काला जल जो उपन्यास है वो हमारे सानी जी का है। ठीक है। और बचा एक झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल्ला बिस्मिल्ला। ठीक है। अब्दुल बिस्मिल्ला का ये उपन्यास रहेगा झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये इसके साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। तो यहाँ अब देखिए हमारा सही विकल्प कौन सा बनता है। ठीक है। चलिए हमें ये देखना है कि झीनी झीनी बीनी बदरिया चदरिया किसका है, अब्दुल बिस्मिल्ला। नंबर दो में तो ये दो आ गए। अब एक और विकल्प हमें चुनना पड़ेगा। काला जल किसका, सानी जी का है। तो तीसरे का चौथा यानी कि तीसरा ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। 3 1 4 2 वाला ये विकल्प आपका सही है। गुरु गुरु स्वाहा फिर से बताइए किसका है, मनोहर श्याम जोशी का। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फिर सवाल नंबर 9, अवधारणात्मक सवालों का सिलसिला जारी है। तो सुसंगत करना है आपको, छांटना है सही कौन सा है और बताना है। ये आत्मकथाएं हैं एक्चुअली, और आत्मकथाओं के बारे में आपको बताना है कौन सी आत्मकथा किसके साथ जुड़ी हुई है। कुछ कही कुछ अनकही ये आत्मकथा है शीला झुंझुनवाला की। तो कुछ कही कुछ अनकही ये आत्मकथा है शीला झुंझुनवाला की। मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे ये एक दलित आत्मकथा है मोहनदास नैमिष राय की। और कस्तूरी कुंडल बचा एक ही है मैत्री पुष्पा, ये उन्हीं की हो जाएगी। मैत्री पुष्पा की ये हमारे सामने बन गई है। तो कुछ कही कुछ अनकही शीला झुंझुनवाला, और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव, और अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिष राय, कस्तूरी कुंडल बसे किसका, मैत्री पुष्पा का। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है 10वां। निम्नलिखित में भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति कौन सी नहीं है। देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं, अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी और भारत दुर्दशा, वैदेकी हिंसा न भवती। तो इनमें से कर्पूर मंजरी जो है अगर आप उसकी बात करें तो वो मौलिक नहीं है, वो अनुदित है। वो क्या है, अनुदित है। अब किसका अनुवाद था ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अंधेर नगरी उनका मौलिक है, कहते हैं एक रात में ही लिख दिया था। भारत दुर्दशा भी उनकी मौलिक रचना है, और वैदेकी हिंसा न भवती ये भी उनकी मौलिक नाट्यकृति है। तो कर्पूर मंजरी उनकी मौलिक नाट्यकृति नहीं है, वो अनुदित है। और आपको बताना है किसका अनुवाद ये था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सवाल फिर अवधारणात्मक प्रयोगवाद के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है। ध्यान रखिए प्रयोगवाद को और ध्यान रखिए असंगत को। प्रयोगवाद में कौन सा असंगत है ये चुनना है। ठीक है। चलते हैं। पहला विकल्प क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। पहला विकल्प कहता है कि प्रयोगवाद का जो मंतव्य है वो समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है। तो ये बात सही है, सारी परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना, नई चीज़ों का प्रयोग करना, ये उसमें सही है। ठीक है। दूसरा, यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति, दो बातें हैं, व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के दो रूप मानता है। ये बात नहीं है। एक ही सत्य के दो रूप वो नहीं मानता, वो मानता कि दोनों एक हैं। एक ही सत्य के दो रूप नहीं है वो, तो ये कथन असंगत हो गया है। तो यहां दो रूप नहीं है, वो एक ही है। ठीक है। नेक्स्ट, यह मानता है बौद्धिकता को काव्यानुभूति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो बौद्धिकता को काव्यानुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता, ये बात एकदम सही है, करेक्ट है। और विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी, ये कथन भी आपका एकदम संगत है। तो वो एक ही कथन असंगत है जो व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को बताया गया कि दो रूप हैं, वो दो रूप नहीं है, वो एक ही सत्य का एक ही रूप है, वो दो रूप नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु छुआए। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है एक, ये तो आपको पता लग ही गया देखते से ही, लेकिन ये बताइए ये कविता कौन सी थी। ये कविता थी यमुना वर्णन। कौन सी कविता थी? यमुना वर्णन। यमुना वर्णन से ये पंक्तियाँ मैंने ली थी। ठीक है। नेक्स्ट, आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा था? आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा था? ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी और निस्सहाय हिंदू।
सोच करके बताइए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपका उत्तर एकदम सही है। परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है वो अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास था। परीक्षा गुरु का प्रकाशन कब था? 1882 में। ऐसा माना जाता है कि जो उपन्यासकार हैं उन्होंने खुद उसको संसारिक वार्ता कहा था। क्या कहा था? संसारिक वार्ता। ये कथन, ये चीज़ें, तथ्य आपको याद होने चाहिए। संसारिक वार्ता इसको कहा था। टोटल प्रकरण इसमें 41 थे। तो परीक्षा गुरु है, परीक्षा गुरु के बारे में आपको जानकारियां होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक कथन है, वो बताना है कि ये स्थापना वाला कथन जो है किसका है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए, जैसे ही चित्तवृत्ति शब्द आया आपके घोड़े दिमाग के दौड़ गए होंगे, कहाँ तक? रामचंद्र शुक्ल तक। बस इतना ही देखते ही आपके घोड़े रामचंद्र शुक्ल तक दौड़ जाने चाहिए। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो ये इतिहास, जनता की चित्तवृत्ति वाली जो डेफिनेशन है वही है कि उनका सामंजस्य दिखाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाएगा। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 15 की तरफ आते हैं। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है? खुसरो के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? तो उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। एकदम करेक्ट बात है, दोनों एकदम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। तो खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का उन्हीं की रचनाओं में तो प्रयास कर रही थी, शुरुआत वहीं से तो हुई थी। तो एकदम सही कथन है ये भी। नेक्स्ट तीसरा, उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की। एकदम सही है, जनजीवन के साथ उन्होंने घुल मिलकर ही काव्य रचना की थी। उनका लक्ष्य जनता का धर्मोपदेश देना मात्र था। नहीं, ये गलत हो गया। अगर वो जनजीवन के साथ जुड़े हैं तो किसके लिए जुड़ेंगे? जनजीवन का मनोरंजन करना। तो केवल धर्मोपदेश देना उनका उद्देश्य नहीं था, जनता का मनोरंजन करना भी उनका उद्देश्य था। तो मनोरंजन के साथ ही ये चीज़ें जुड़ेंगी। तो ये कथन आपका संगत नहीं होगा। उनका लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना भी था। ठीक है, नेक्स्ट आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? कौन सी रचना थी? ये तो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। ये सवाल थोड़ा सा आसान हो गया। विद्यापति की जो रचना है पदावली, पदावली के आधार पर उनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है, तो शुक्ल जी ने इनको मैथिल कोकिल कहा था विद्यापति को, किस रचना के आधार पर? पदावली के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 17, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। तो ये सिद्धोनाथों का जो साहित्य है, योगों का साहित्य है, इसके बारे में ये बात किसने कही थी? सिद्धनाथ साहित्य के बारे में आचार्य शुक्ल का ही मत था कि वो सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, शुद्ध साहित्य की कोटि में वो नहीं आ सकते। ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही मानना था। नेक्स्ट सवाल नंबर 18, राउरवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो राउरवेल एक शिलांकित कृति आपको याद होगी। राउरवेल में रोड़ा नामक जो कवि है, रोड़ा नामक कवि है, उनकी वो रचना है। मूलतः एक शिलांकित रचना है, ये भी बात सही है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य, ये बात भी सही है। राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, नहीं भाई। और राउल नायक तो जरूर है, ठीक है, वेल नायिका है, ठीक है, लेकिन वो शौर्य वर्णन उसका नहीं है। संयोग श्रृंगार को लेकर के ये रचना है। किसको लेकर के? संयोग श्रृंगार को लेकर के ये रचना है। शौर्य वर्णन उसमें अकेला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 19, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के बारे में स्थापना किसकी थी? रामचंद्र शुक्ल की थी। तो रामचंद्र शुक्ल की ही थी ये रचना। ये जो जाली ग्रंथ वाला मानता है तो ये रामचंद्र शुक्ल ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पुस्तक को हालांकि मैं आपको बता दूं, अप्रमाणिक जो घोषित किया था वो डॉक्टर वुलर ने किया था। डॉक्टर वुलर ने ही इसको सबसे पहले अप्रमाणिक घोषित किया था। और जयानक कवि की एक रचना थी पृथ्वीराज विजय, उसके आधार पर जो वो संस्कृत की एक रचना थी पृथ्वीराज विजय, उसके आधार पर इन्होंने अप्रमाणिक रचना इसको घोषित किया गया था। 1875 की वो रचना पृथ्वीराज विजय, वो डॉक्टर वुलर के ने उसके आधार पर इसको अप्रमाणिक माना था। लेकिन यहाँ जाली जो कहा था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 20,
इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है। वीर रस जो है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की मान्यता किस ग्रंथ के बारे में है? तो ये श्रृंगार की प्रधानता है, तो बीसल देवरासु की बात यहाँ पर हो जाएगी। किसकी बात हो जाएगी? बीसल देवरासु की। तो बीसल देवरासु जो है श्रृंगारिक रचना है, और वीर रस का किंचित आभास यानी कि वीर गीत इसको कहा गया था, रामचंद्र शुक्ल के माध्यम से कहें तो बीसल देवरासु इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 21, आलवार भक्तों और संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? तो आलवार में एक बात है, ये दक्षिण के वैष्णव भक्त है, बात बिल्कुल सही है, इसमें तो गलती कोई है नहीं। इनकी संख्या ये है 12, ये भी सही है। ये आलवार जो है वो 12 थे। ये सभी उच्च वर्ण जाति के थे, नहीं ये गलत है। केवल उच्च वर्ण के वो सारे के सारे नहीं थे, नीची जाति के भी उसमें आलवार भक्त थे। ठीक है, सारे के सारे उच्च वर्ण के नहीं थे। तो ये कथन जो है, तथ्य जो है आपका संगत नहीं होगा, ये असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट, आलवारों में आंडाल नाम की एक महिला भगत भी थी, बिल्कुल सही है। आंडाल एक भक्त थी, महिला भक्ति आलवारों में ही आती है, तो एकदम सही है भी। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 21 हो गया। सवाल नंबर 22 की तरफ आते हैं। भगवान को सगुण मान करके, ध्यान से सुनिएगा, भगवान को सगुण मानकर उनकी भक्ति पर बल देने वाले भागवत धर्म के वेदों और संस्थापकों को सुमेलित आपको करके बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए श्री संप्रदाय, जब आप श्री संप्रदाय की बात करते हैं तो आपके सामने एक नाम हमेशा याद रहता है, आपको बिल्कुल याद रहेगा, वो नाम रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य ने शुरू किया था। ठीक है, दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय किसने शुरू किया था? ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? मध्वाचार्य ने शुरू किया था। तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ये 3। ब्रह्म संप्रदाय दूसरे का अगर आप बात करेंगे तो पहला आ जाएगा मध्वाचार्य। और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का था। किसका था? विष्णु स्वामी का। नंबर 4 यहाँ पर ये विष्णु स्वामी हो गया। और संकादिक संप्रदाय मात्र एक बचे हैं, कौन से? निम्बार्काचार्य। तो ये नंबर 2, 3 1 4 2 किसी में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो बी ऑप्शन जो है आपका सही है, 3 1 4 2। ठीक है, सवाल नंबर 23 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 23 देख लीजिए कौन सा है। पूर्णतः तथ्यात्मक सवाल नहीं है, अवधारणात्मक सवाल है सारे के सारे। कौन सा विवरण सही नहीं है? 84 वैष्णव की वार्ता, इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं, एकदम सही है। 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों की कथाएं हैं, ये भी एकदम सही तथ्य है। 84 वैष्णव में वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, 252 में किसके हैं? 252 में विठलनाथ के शिष्यों की कथाएं हैं। दोनों बातें सही हैं। उक्त दोनों वार्ताएं गोस्वामी विठलनाथ द्वारा लिखी गई हैं, ये बात गलत है। ये विठलनाथ द्वारा नहीं लिखी गई हैं, ये गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, तो इस वार्ता में प्राचीन गद्य का रूप मिलता है, ये बात तो सही है, इसको तो हम मान लेंगे, लेकिन ये नहीं मानेंगे विठलनाथ ने लिखी है, क्योंकि गोकुलनाथ ने लिखी है। तो ये ऊपर वाला असंगत हो जाएगा, ये नीचे वाले संगत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 24 नंबर सवाल, किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है? तो हमारे सामने निम्बार्काचार्य कहीं ना कहीं ऑप्शन में होंगे, तो निम्बार्काचार्य के जो दार्शनिक सिद्धांत को हम भेदाभेदवाद के नाम से जानते हैं। सवाल नंबर 25 ये रहेगा आपका वल्लभाचार्य के विषय में, और वल्लभाचार्य के विषय में सवाल ये रहा, वल्लभाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सारे के सारे इसी प्रकार के सवाल आ रहे हैं। इनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है, तो ये तो सही है, वल्लभाचार्य का जो सिद्धांत था वो शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत था, ये बात सही है। इनका मत जो था पुष्टि मार्ग कहा जाता है, ये बात भी सही है, पुष्टि मार्ग कहा जाता है वल्लभाचार्य के मत को। ठीक है, पुष्टि जीव, पुष्टि आत्मा, ये इन्होंने बताए थे। इन्होंने अणुभाष्य, सुबोधनी टीका आदि ग्रंथों की रचना की, ये बात भी सही है। अणुभाष्य, सुबोधनी टीका, ये ग्रंथ इन्हीं के हैं, वल्लभाचार्य के हैं। सवाल नंबर कथन नंबर 4, इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय पर स्थिर किया जाता नहीं। श्री संप्रदाय में ये नहीं थे, श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य में नहीं थे, ये राम काव्यधारा से संबंधित हो जाएगा आपका, जबकि वल्लभाचार्य जो है कृष्ण काव्यधारा से संबंधित थे। तो ये मूलतः जब आप इनकी बात करोगे कि इनका संबंध रामानुजाचार्य से है, नहीं, तो इनका संबंध रामानुजाचार्य से सीधा सीधा संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 25। आज के पार्ट 1 में इतना ही, अन्य पार्ट जो है वो हम जल्द लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक सुनते रहिए हमारे साथ और बाकी के पार्ट्स का इंतजार करिए। आरपीएससी का पेपर आपको ये कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में।